हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6। और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड क्लीनर फ्यूल्स के बारे में। तो बच्चों, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की चेक करनी है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वहां पर मैं पिन कर दूंगी, वहां पर भी आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। वो इसलिए बच्चों कि अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे से क्लियर होगा तो इस लेक्चर को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। किससे स्टार्ट करेंगे? कोल से। तो कोल क्या है बच्चों? यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपने अपने लाइफ में भी कई सारी चीजें आपने कई बार आपने इसको देखा होगा। तो कोल आसानी से जलने वाली एक ब्लैक रॉक और एक ब्राउनिश कलर की सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर मैंने बात की बच्चों सेडिमेंट्री रॉक की। किसकी बात की मैंने? सेडिमेंट्री रॉक की। तो जान लेते हैं कि भाई सेडिमेंट्री रॉक है क्या। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, नो डाउट। तो सेडिमेंट्री rocks are made when sand, mud and pebbles get laid down, ठीक है, in layer over time। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, these layer are squashed under more and more layer। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि जब सैंड, मड एंड पैबल, ठीक है, अर्थ की गहराई में लेयर्स में नीचे जाते जाते हैं और नीचे जाते जाते और गहराई में जाते जाते हैं, तो क्या होता है, अंडर जितना गहराई में वो जाते जाएंगे तो हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण धीरे 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 उनका फॉर्मेशन जो है वो किस में चले जाएगा, वो और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे और एक रॉक फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, एक चट्टान बनना जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक आर मेड व्हेन सैंड, किससे बनती है? सैंड, मड एंड पेबल्स गेट लेड डाउन जब नीचे जाते हैं और काफी समय बाद ये जो लेयर है और गहराई में बनती जाती है और इसकी लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनती जाती है और एक बड़ी रॉक बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब कोल एक इसके अलावा एक चीज हम और पढ़ लेते हैं कि कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसे बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। गाँव में कुक करने के लिए किया जाता है। हालांकि कोल जलाते समय जो है ये बहुत स्मोक छोड़ता है, ठीक है। इससे जो निकलने वाला जो स्मोक होता है उस वो तो निकलता ही, इसके साथ एक गंदी सी स्मेल भी आती है और ये हमारे क्या होता है बच्चों, एयर पॉल्यूशन का भी एक कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर ना सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोल एक लार्जेस्ट सोर्स है किसका? एनर्जी का, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम बात करें ऑक्यूरेंस ऑफ कोल की, तो जैसा कि हम जानते हैं कोल अर्थ के डीप यानी गहराई में पाया जाता है, काफी डेप्थ में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो कोल माइंस है वो झारखंड में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। अगर लार्जेस्ट कोल माइन की बात करें तो लार्जेस्ट कोल माइन बोकारो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप बोकारो, और झारखंड के झरिया ये जगह में, और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में स्थित है, ठीक है। ये देखिए रानीगंज।
तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट कोल माइन है। इसके अलावा कोल माइन कहाँ कहाँ पर है? झारखंड में तो हमने पढ़ा झरिया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि अगर अभी तक आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है, हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तैयारी के लिए। तो प्राची फाउंडेशन साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स बनाए हैं। ठीक है, कि पेन ड्राइव बनाए हैं, मतलब जिसमें आपको पूरी चीज़ें यानी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज, चैप्टर के इनसाइड से क्वेश्चन, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो वर्कशीट भी मिलेगी। ठीक है, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सअप कर सकते हैं पेन ड्राइव के रिगार्डिंग में, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो कोल का फॉर्मेशन हम जानते हैं प्लांट से हुआ था, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे दबे हुए थे। कहाँ पर? क्रस्ट के नीचे दबे हुए थे। एक लंबे समय के बाद इन प्लांट्स में, ठीक है, ये देखिए, इन प्लांट्स में जियोलॉजिकल एक्शन के कारण केमिकल और फिजिकल चेंज होने लगा। ठीक है, और जिसके कारण इस दौरान एक सॉलिड मटेरियल तैयार हुआ। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होने के कारण एक सॉलिड मटेरियल बनता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो डेड प्लांट मटेरियल है, धीरे 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 जब वो कोल में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टाइप्स ऑफ कोल। किसी भी जगह पर अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के कोल मिलते हैं या हम देखते हैं, तो उसका एक कारण होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है या फिर वहाँ का जो प्रेशर होता है, या फिर वहाँ का जो टाइम पीरियड होता है, ये सारे फैक्टर होते हैं कि किसी जगह पर हमें डिफरेंट टाइप्स के कोल देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो कोल है वो कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला यहाँ लिखा गया है पीट। ठीक है, नेक्स्ट है लिग्नाइट, नेक्स्ट है उसके बाद बिटुमिन। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप हमारी स्क्रीन में बिटुमिन मीनस, और उसके बाद एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के जो कोल है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनियस है, एंथ्रासाइट है, ये सभी प्रकार के कोल जो हमने अभी एक एक करके पढ़े हैं, किस आधार पर यानी ऑन व्हाट बेसिस ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी इनमें ऐसा क्या है जो ये एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है इसका वॉलेटाइल मटेरियल, यानी इन चारों में, यानी पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, अभी हमने यहाँ लिखा था बिटुमिनियस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, इनमें ये जो वॉलेटाइल मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, यानी एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से जल जाए और जलने के बाद ज़्यादा स्मोक ना छोड़े। स्मोक यानी धुआं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, ये हटा रही हूँ बच्चों मैं यहाँ से। ठीक है, सेकेंड है परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि हमारे पास जो कोल है, जैसे पीट है, लिग्नाइट है, इसमें कार्बन की कितनी मात्रा है, यानी कार्बन इसमें प्रेजेंट कितना है। नेक्स्ट है मॉइस्चर यानी नमी। ठीक है, और इसके अलावा अदर एलिमेंट भी होते हैं जो अलग अलग वैरायटी के कोल में अलग अलग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पीट की। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का यहाँ देख सकते हो, हल्का ब्राउन कलर का एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, और इसमें जो कार्बन है वो
30% होता है। ठीक है, तो जब कोल बनता है यानी कोल बनना ही स्टार्ट होता है तो ये एक फर्स्ट स्टेज का कोल होता है, यानी पहली स्टेज में जिस हिसाब से भी बनता है आधा अधूरा उस हिसाब का ये कोल है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 30% है। सेकंड हम बात करेंगे लिग्नाइट कोल, इसमें ठीक है लिग्नाइट कोल, और अगर हम लिग्नाइट कोल की बात करें तो ये हमारा सेकंड स्टेज का कोल है और इसमें हमारी जो कार्बन की मात्रा है वो 38% है। ठीक है, और अगर इसके यूजेस की बात करें कि यूज़ कहाँ होता है तो ये इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटुमिनियस कोल की, ठीक है, जिसमें कि ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है बिटुमिनियस कोल। ठीक है, इसके बाद भी है, यानी इसका सब बिटुमिन्स लिखा है ना यहाँ पर, तो इसके बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें कार्बन जो है बच्चों वो 65% होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके दो यूजेस है यहाँ से, पहला तो है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, पहला है पावर जनरेशन और सेकंड है कि इससे जो है कोक भी तैयार किया जाता है, यानी अनदर टाइप ऑफ फ्यूल भी इससे तैयार किए जाते हैं। ये सेकंड, अनदर टाइप ऑफ फ्यूल्स भी इससे तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि क्या कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं तो आप बोलोगे कोक। ठीक है, और लास्ट है हमारा एंथ्रासाइड, ये सबसे हार्ड कोल है और सबसे अच्छा कोल है क्योंकि इसमें हमारा जो कार्बन पाया जाता है, यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 90% है। कितनी है? 90% है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्शन। बच्चों जब कोल को देखो यहाँ पर, जब कोल को एयर की अब्सेंस में हीट किया जाता है या स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, बहुत तेज हीट दिया जाता है उसको, तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे दबाया गया है, मिट्टी के नीचे इसको दबाया गया है प्लांट पूरा को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस दौरान काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हमारा कोक बनता है इस दौरान। ठीक है, इसके अलावा कोल तार बनता है इसके अलावा, और इसके अलावा कोल गैस निकलती है उस दौरान। तो यानी जब कोल का ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो सिर्फ कोल ही नहीं निकलता, इसके अलावा बाकी सारे प्रोडक्ट भी जो है इसमें से निकलते हैं। तो चलो बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर हम सबसे पहले कोक की बात कर लेते हैं। कोल टार हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले हम कोक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हार्ड और पोरस यानी चमकदार सब्सटेंसेस है, और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था बच्चों, या फिर हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डोमेस्टिक और इसके अलावा इंडस्ट्रियल, ठीक है, किसके लिए? इसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको घर में भी यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है, और इनको स्टोव या भट्टियों में जलाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, इनको स्टोव और भट्टियों में जलाया जाता है। और अगर इसमें स्मोक की बात करें, अगर इसमें धुएं की बात करें तो कम निकलता है, और कई बार जो है वो नहीं भी निकलता है। ठीक है, इस मेटल, इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज़ है, इसको मेटल को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा
फ्यूल गैस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि CO+H2O, यानी वाटर गैस बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल टार की, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में ये लिक्विड सा दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कोल टार। ठीक है, ये ब्लैक कलर का एक थिक और स्टिकी यानी चिपचिपा लिक्विड है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस कुछ इस तरीके से हैं कि इसको हम ये यूजेस किया जाता है फॉर सिंथेटिक डाइज के रूप में। ठीक है, इसके अलावा ये ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रूफिंग, ये जो छत वाला मटेरियल होता है, इसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में। तो ये एक इनफ्लेमेबल गैस है, यानी आसानी से आग पकड़ लेती है। और अगर हम यूजेस की बात करें तो इसके दो यूज़ है। नंबर 1, डोमेस्टिक फ्यूल, और सेकंड जो है एन इंडस्ट्रियल फ्यूल वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये भी हर कहीं यूज़ नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल ऐसी जगहों में यूज़ किया जाता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल कोल प्रोसेसिंग की यूनिट हो, यानी ऐसी यूनिट जहाँ पर कोल का काम किया जा रहा हो, उन्हीं यूनिट्स के पास जो है ये इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी इसको थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। ये एक डार्क कलर का एक चिपचिपा, आपने देखा भी होगा, एक लिक्विड होता है। और अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती है। आमतौर पर इसे क्रूड ऑयल भी के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थ में रॉक फॉर्मेशन में पाया जाता है। इसका जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसका जो लैटिन वर्ड है वो लैटिन वर्ड पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा यानी रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, यानी एक ऐसा ऑयल जो रॉक में से निकाला जाता है। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट बात करें ऑक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम लगभग यहाँ पर 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर की गहराई में 2 लेयर ऑफ, ये देखिए, इम्प्रेसिव रॉक्स के बीच में पाया जाता है। अगर बात करें कि इम्प्रेसिव रॉक क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, इम्परवियस, इम्प्रेसिव नहीं, इम्परवियस rocks which will not permit oil, water or gas to through it, यानी एक ऐसी रॉक जो कि इसके अंदर ऑयल को ये बहने नहीं देती है, अपने अंदर जो है ये ऑयल को परमिशन नहीं देती है बहने की। तो इन्हीं की लेयर्स के बीच में ये पेट्रोल जो है वो पाया जाता है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो पाया जाता है। पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट होते हैं उनमें सॉल्ट वाटर मिक्स होता है, सॉल्ट वाटर जो है वो मिक्स होता है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो सॉल्ट वाटर की तुलना में वो काफ़ी हल्का होता है, जिस कारण वो उसके ऊपर जो है वो फ्लोट यानी
तैरता रहता है। इसके अलावा पेट्रोलियम फॉर्मेशन के दौरान जो है वो नेचुरल गैस भी पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। नेचुरल गैस के ऊपर एक रॉक कैप होता है। ठीक है, इम्पर्वियस रॉक का एक रॉक कैप होता है। ना तो ये ऊपर जा पाती है, ना ही पेट्रोलियम की एक लेयर होती है, तो जिस कारण ये नीचे भी नहीं जा पाती, तो ये बीच में होती है, यानी ये नेचुरल गैस इम्पर्वियस और पेट्रोल के बीच में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, तो जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम में बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जब इनको ड्रिल करके, जैसे यहाँ पर देखा है आप, ड्रिलिंग रिंग लगी हुई है जिसमें से कि पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इससे ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, और जिसमें कि उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, हमको उसको सेपरेट करना पड़ता है, और हर एक मटेरियल के जो है वो यूजेस भी अलग अलग है। जब पेट्रोल से इसके कंपोनेंट को अलग किया जाता है तो उसके अलग अलग पर्पस, इसीलिए उसको अलग अलग किया जाता है ताकि उसको अलग अलग पर्पस में यूज़ भी किया जाए। तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस, तो क्या क्या निकलते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विड गोल्ड। ठीक है, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कमर्शियल वैल्यू का मतलब होता है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसके कुछ बच्चों मेन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और साथ में जानते हैं इसके यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडुअल ऑयल की। तो रेजिडुअल ऑयल को आगे जाकर हम देखेंगे कि ये जो रेजिडुअल ऑयल है ये आगे 3 पार्ट में फिर डिवाइड हो गया, एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो अगर हम बात करें एस्फाल्ट की, तो ये एक ब्लैक कलर का एक चिपचिपा सा, ठीक है, स्टिकी बोलते हैं जिसको, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, और इसका इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाता है, और कई जगह पे ये इलेक्ट्रिक पोल को कोटिंग के लिए किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। दूसरा हम बात करेंगे पैराफिन वैक्स की। ये वाइट कलर का एक सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होता है, इसे आमतौर पर ग्रीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस यानी एक थिक सब्सटेंस, अ थिक सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल। ठीक है, इसके अलावा इससे जो है वो वैसलीन, जो आप हाथों में लगाते होंगे, वैसलीन ऑयल, ऑइंटमेंट यानी मलहम, जो इंजरी के ऊपर लगाया जाता है, और कैंडल जैसी चीज़ें भी इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लुब्रिकेटिंग ऑयल की, तो ये एक ऐसा ऑयल है जो काफ़ी गाढ़ा और काफ़ी थिक होता है, यानी चिपचिपा, यानी स्टिकी होता है, और इसको मशीन में डाला जाता है ताकि मशीन के जो पुर्जे हैं, उसके जो स्क्रूज है वो आपस में टकराए ना, और अच्छे से वो काम करे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे फ्यूल ऑयल की। इसका इस्तेमाल बॉयलर्स में एज अ फ्यूल किया जाता है। अगर हम बात करें डीजल की, तो इसका इस्तेमाल जो है वो जनरेटर चलाने में, हैवी व्हीकल रन करने में, जैसे ट्रक, बसेस, ठीक है, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोसिन, तो इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर किया जाता है, जैसे पहले घरों में दिया जलाने के लिए, लैंटर्स, ठीक है, दिया जलाने के लिए उसमें कैरो मिट्टी का तेल डाला जाता था घरों में रोशनी करने के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए उसको स्टोव में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसोलीन, पेट्रोल की। ये आमतौर पर एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, कहाँ पर? इन कार्स, स्कूटर, स्कूटी, जहाँ पर भी आप, बाइक होगी आपकी, है ना, मोटरसाइकिल, इन जगहों में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। इसके अलावा बहुत सारे हैं, सेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो गैसोलीन है
या फिर पेट्रोल के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर इसको ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एरोप्लेन में भी यूज़ किया जाता है। इसमें एक बात ये है कि एरोप्लेन में हाईली रिफाइंड पेट्रोल या जिसको एविएशन फ्यूल भी कहा जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम गैस। हमें हाई प्रेशर में यानी पेट्रोलियम गैस को क्या किया है कि हाई प्रेशर में लिक्विफाइड किया जाता है, जिस कारण इसको लिक्विफाइड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विफाइड ठीक है, तो एलपीजी एक डोमेस्टिक फ्यूल है जिसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस भी क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जिसको कि पेट्रोलियम के साथ ही ऑयल वेल्स में पाया जाता है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, जिस कारण इसको सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसके जो गैस फील्ड है वो है, इसको हटा देते पहले। ठीक है, भारत में कहाँ पर है इसके गैस फील्ड? गोदावरी, कृष्णा बेसिन, ठीक है, मुंबई हाई एंड नेक्स्ट त्रिपुरा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूज़ ऑफ नेचुरल गैस की, तो इसकी ये बहुत आसानी से जलती है। ठीक है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू हालांकि हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू the amount of heat energy produced on completely burning 1 kilogram of a fuel in pure oxygen is called the calorific value of a fuel। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग, यानी 1 kg फ्यूल को जलाने पर जब आप 1 kg फ्यूल को प्योर ऑक्सीजन में जलाओगे तो उससे जितनी भी अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी उस फ्यूल की जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि होम इंडस्ट्री में जो है इसको यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि इसको ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये
इको फ्रेंडली है। ये इको फ्रेंडली है मतलब ये आफ्टर बर्न हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। इसके अलावा जो सीएनजी के बेस इंग्रेडिएंट है उससे फर्टिलाइजर यानी खाद और केमिकल भी यूज जो है वो किया जाता है, जो भी सीएनजी के बेस यानी शुरुआती प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीनर फ्यूल की। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में और तेज जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, तो जिस कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या चीज़ें जो है वो तेजी से डेवलप हो रही है, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज यानी बहुत ज़्यादा यूज जो है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। पॉल्यूशन दूसरा कारण ये होता है कि ये पॉल्यूशन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है ये सारी चीज़ें, उसके अलावा सॉइल इरोजन को भी जन्म मिलता है। ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं। अब अर्बनाइजेशन होता है जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इसके अलावा कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से निकलने वाला जो स्मोक होता है, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, इसके साथ साथ जो है डेंजरस गैसेस भी जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है ये पॉल्यूट कर देती है। लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जिसमें हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट तो इंसान का कभी नहीं रुक सकता है, तो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल हो, जैसे कि बायोमास जो प्लांट एंड एनिमल के डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स से बनने वाली एनर्जी है, वाटर से एनर्जी बनने वाली है, विंड से बनती है, सोलार एनर्जी है, यानी ऐसी एनर्जी जो कि कैसी हो, एनर्जी जो कि रिन्यूएबल हो। भारत में अगर बात करें तो भरपूर मात्रा में सनलाइट है, वाटर है, बायोमास है। इसके अलावा जैसे कुछ फ्यूल जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया या ये बायोमास हो गया, ये बहुत ही बेटर फ्यूल है। और जब हम बायोमास और एलपीजी को जलाते हैं, ये ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये भी, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बाकियों की तुलना में बहुत कम। और जब ऐसा होता है ना, जब बायोमास क्रॉप भी लगाई जाती है, ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उस दौरान भी ये CO2 को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने में कंज्यूम कर लेते हैं। कब कंज्यूम करते हैं? ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है क्योंकि आफ्टर बर्निंग ये स्मॉल अमाउंट में पॉल्यूशन छोड़ती है, ठीक है। इसमें स्मॉल अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। पेट्रोलियम एंड कोल के मुकाबले तो बहुत कम निकलते हैं आफ्टर बर्निंग, इसमें कोई ऐश पार्टिकल भी नहीं निकलते हैं। तो हम एनर्जी की ज़रूरत हमको कल भी थी, हमें आज भी है और आने वाले कल में तो मतलब डबल हो जाएगी। तो हमें एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए एनर्जी के अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है यूज़ करने चाहिए, और ऐसे सोर्सेज जो कैसे हो, जो रिन्यूएबल हो, जैसे सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ही हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके रिस्क को भी कम करेगी। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो ये फ्यूल है वो सेफ रहेगा। जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल वो एटलीस्ट देख तो पाएंगे कि ऐसा पेट्रोल और ऐसा डीजल होता है। अगर सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये था हमारा ये चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, और सिर्फ 2 लेक्चर में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप फटाफट रिवाइज करो, हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर।